हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। भारत के भूगोल को हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है भारत का जलीय क्षेत्र और भारत के वह राज्य जो समुद्री तट से लगे हुए हैं उनके विषय में आपके एग्जामिनेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको हम कवर करने की कोशिश आज करेंगे। फ्रेंड्स, भारत के भूगोल को अगर आपको समझना है तो एक चीज आपको बिल्कुल तय मान लीजिए करना ही है। आपको भारत का जो मैप है वो बिल्कुल अपने मन में इमेजिन कर लेना है, उसको बसा लेना है बिल्कुल अपने मन में। एटलस पुस्तक में भारत के मैप को आप प्रतिदिन सुबह शाम देखें, उसको स्टडी करें। सिर्फ देखें ही नहीं, उसका एक तरीका है, मैं आपको वो तरीका आज बताऊंगा। उस तरीके से जब आप मैप को देखेंगे तो आप उन चीज़ों को लोकेट कर सकेंगे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, और उस तरीके से आप मैप को याद रख सकेंगे और ज़्यादा समय तक जानकारियां, डेटा जो है वो आपके दिमाग में सुरक्षित रहेगा। ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र हमने बना लिया है क्योंकि यहाँ पर हम आज केवल भारतीय उन प्रदेशों की बात करने जा रहे हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। शब्द आया है प्रायद्वीप, तो यहाँ पर हमें पहले कुछ चीज़ों को समझ लेना चाहिए, एग्जाम के दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है। 3-4 शब्द आप समझते हैं, जैसे कि एक शब्द आता है भारतीय उपमहाद्वीप। आप किताबों में, न्यूज में, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में। दूसरा एक शब्द आप पढ़ते हैं भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप एक शब्द ये आता है। और तीसरा शब्द आप पढ़ते हैं दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया। 3 चीजों को हम पहले डिफाइन कर लें, तभी अब भारत की भूगोल को हम समझेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। देखिए, वर्ल्ड का मैप अगर आपने समझा हुआ है तो आप जानते हैं कि इस तरह से कुछ अफ्रीका है, अरब का प्रायद्वीप है, और यहां पर आप देखते हैं कि इस तरह से इंडिया है और आगे ये बर्मा वगैरह हैं। यहां पर इस तरह से देखते हैं, यहां पर आप देखते हैं कि इस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया है वो स्थित है। इधर आप जो है दक्षिण अमेरिका, और फिर आप जो है यहां पर उत्तरी अमेरिका वगैरह देखते हैं। इस तरह से वर्ल्ड मैप आप देखते हैं, यूरोप, एशिया, ये सब जो है इस तरह से पूरा मैप आप समझते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को समझने के लिए, यानी भारतीय उपमहाद्वीप को समझने के लिए आपको ये पार्ट पे फोकस करना है। ये जो भारत का पार्ट है, भारतीय क्षेत्र, इसमें कई देश हैं, ये पहले यहां पे नहीं था। इसको कायदे से समझें, ये जो पार्ट है ये पहले यहां नहीं था। ये ऊपर की जो उत्तर तरफ की भूमि है जिसमें उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ये कहलाती है अंगारा लैंड। देखिए, भूगोल को अगर आप विधिवत समझ लेंगे तभी आप चीज़ों को आगे समझ पाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप समझेंगे। ये भूमि कहलाती है अंगारा लैंड। जब आगे हम कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, सब चीज़ें पढ़ेंगे। अंगारा लैंड उत्तर की तरफ की भूमि को कहा जाता है, और जो दक्षिण की तरफ ये हैं इनको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ये सब आपने पढ़ा होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स चैप्टर में मैंने इसे बताया भी था। तो इस समय जो इंडिया है वो अंगारा लैंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन कभी बहुत करोड़ों साल पहले यह यहाँ पे नहीं था। यह गोंडवाना लैंड का पार्ट था, यानी कहीं यहाँ पे ये इंडिया था। इंडिया की जो भूमि है इसमें आप देखते हैं नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान जो भी है वो सभी यहाँ कहीं गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रियाकलाप के तहत ये धीरे धीरे लाखों अरबों सालों में बढ़ता हुआ आकर के अंगारा लैंड से टकरा गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार से महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो ये इंडिया का जो एक महाद्वीपीय है, जैसे ये बीच में आया होगा, कभी यहां रहा होगा बहुत वर्षों तक। जैसे आप यहां पर अभी एक देखते हैं मेडागास्कर,
तो इस तरह से ये निकल करके और धीरे धीरे आके अंगारा लैंड से टकरा गया और उसी वजह से यहाँ पे आप देखते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत बने हुए हैं, फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत बने हुए हैं, वो हिमालय की उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे। तो चूंकि यह भाग एक अलग से महाद्वीप के रूप में था, ये कभी एक अलग पार्ट था, इसमें लगा हुआ नहीं था, इसीलिए ये महाद्वीप था और अब आकर के चूंकि एक बड़े महाद्वीप में ये जुड़ गया है, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। इसका मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप एशिया से पहले जुड़ा हुआ नहीं था, वो पहले अलग था, इसीलिए इसे एक महाद्वीप की संज्ञा दी गई। अब चूंकि वो इस एशिया में आके जुड़ गया है, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप और नाम भारत के आधार पे ही उसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप को आपने समझ लिया, तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या केवल भारत स्थित है? प्रश्न ये उठता है और अक्सर ये एग्जाम में प्रश्न आपके आ जाता है। कई बार आप इस चीज को गलत करके आएंगे। बात करते हैं यहां पे हम भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कौन कौन से देश इसमें आते हैं? तो इसमें जो देश आते हैं वो एक इंडिया है, एक तो आप भारत जानते ही हैं, भारत है, इसके अलावा दूसरा देश इसमें पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान। तीसरा देश इसमें है नेपाल, फोर्थ पे है भूटान, 5 इसमें आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश, इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। 6 पे इसमें है श्रीलंका और 7 मालदीव। जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाती है तो ये 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं और इसमें भारत चूंकि सबसे बड़ा देश है, इसीलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो वहां पर म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन, इस तरह के विकल्प हो सकते हैं जो भारतीय महाद्वीप के हिस्से नहीं हैं। अब हम बात करते हैं कि दक्षिण एशिया, भारतीय प्रायद्वीप को समझने से पहले हम दक्षिण एशिया की बात कर लेते हैं। क्या यही दक्षिण एशिया है? थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम दक्षिण एशिया जब बोल देते हैं, दक्षिण एशिया का मतलब है एशिया के दक्षिण में स्थित देश, तो वहां पर इस लिस्ट में कुछ चीजें बढ़ जाएंगी। वहां पर जो मुख्य रूप से आ जाएगा अफगानिस्तान, एक आ जाएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एक तरफ से हम लिख रहे हैं पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें ये 8 देश आ जाते हैं। जब दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो उसमें 8 देश आ जाते हैं, जिसमें से हम जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे थे तो उसमें अफगानिस्तान नहीं था। कुछ विद्वान दक्षिण एशिया में म्यांमार को भी गिनते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि म्यांमार भी जो है वो दक्षिण एशिया में ही आता है, लेकिन यहां पर हम दक्षिण एशिया में 8 कंट्रीज को ही लेंगे, क्योंकि भारत इन्हीं 8 को दक्षिण एशिया में जोड़ता है और इनको मिलाकर के एक संगठन भी बनाया गया है जिसे आप दक्षेस नाम से जानते हैं। दक्षेस, सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क जो है एक संगठन है जो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, जिसमें यही 8 देश शामिल हैं दक्षिण एशिया में। तो भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया में फर्क आप समझ गए। अब बात आती है, कहीं पे आपको पढ़ने मिलेगा भारतीय प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप जो होता है वो एक ऐसा क्षेत्र होता है
जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो, जैसे कि कोई एक ये जमीन है, कोई लैंड है और इसके तीन तरफ वाटर हो, समुद्र हो, इधर भी और इधर भी। जब तीन तरफ से पानी होता है, समुद्र होता है, तो उस भाग को प्रायद्वीप पेनिनसुला कहा जाता है। तो जब इंडिया को हम देखेंगे तो इंडिया का ये पार्ट जो है दक्षिण का, इसके तीन तरफ सागर है। जैसे इधर आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और इधर क्या देखते हैं आप हैं, इधर अरब सागर है। यहां पे क्या है, अरब सागर, यह है अरब सागर। इधर आप अरब सागर देखते हैं और दक्षिण में क्या देखते हैं, हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो इस प्रकार से भारत के इस क्षेत्र के तीन तरफ वाटर बॉडीज हैं, जल क्षेत्र हैं, इसलिए इसे कहा जाता है भारतीय प्रायद्वीप, पेनिनसुला ऑफ इंडिया, इंडियन पेनिनसुला। अब खाड़ी, इन चीजों को समझ लें। खाड़ी शब्द जैसे आता है, खाड़ी क्या है, तो खाड़ी के लिए जो है दो शब्द अंग्रेजी में प्रयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी में इसे गल्फ और बे दो नाम से जानते हैं और हिंदी में आपको खाड़ी ही लिखा मिलेगा। तो बे का मतलब होता है, जहां पे आपको बे लिखा मिलेगा उसका मतलब है एक सकरा क्षेत्र। देखो खाड़ी का परिभाषा यह है, एक सकरी वाटर बॉडी जो तीन तरफ से लैंड से घिरी हो, बिल्कुल पेनिनसुला के उल्टा है, यानी तीन तरफ से उसके जमीन लैंड हो, बीच में कोई सकरी जो वाटर बॉडी है, जल क्षेत्र है, उसको खाड़ी कहा जाता है। ये हो गया खाड़ी। तो यहां पर देखिए इधर से भारत है, इधर से आप देखेंगे म्यांमार, बर्मा, मलेशिया वगैरह है। तो ये जो है खाड़ी बन गई, बंगाल की खाड़ी। यहां पर आप देखते हैं ये भी खाड़ी है, जिसको आप खंभात की खाड़ी के नाम से जानते हैं भारत में। इसको लिखा होता है गल्फ ऑफ खंभात। यहां पर आप बे ऑफ बंगाल लिखा देखते हैं। तो गल्फ और बे दोनों ही जल के सकरे क्षेत्र होते हैं, दोनों को खाड़ी ही कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, जो बे होती है उसमें जो है नदियां आ करके गिरती हैं। देखिए इधर बहुत सारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियां इधर आके गिरती हैं और अवसाद जमा करती है, यानी उसको पाट रही हैं, धीरे धीरे वो सक्रिय हो रही है। इधर बर्मा की तरफ से आप ईरावती नदी देखेंगे, वो भी जो है लाके अवसाद जमा करती है। तो जो बे होती है वो सिकुड़ रही होती है, उसमें पटान हो रहा है। जो गल्फ होती है वो सिकुड़ नहीं रही होती है, वहां पे कटान होता है समुद्री लहरों से, उसका जो ढाल होते हैं वो सीधे होते हैं, वहां पे अवसाद नहीं जमा हो रहे होते हैं अपेक्षाकृत बे से तुलना करने पर, तो उसको गल्फ लिख दिया जाता है। बाकी दोनों ही सकरे जल क्षेत्र होते हैं जो तीन तरफ से जमीन से घिरे होते हैं। तो इतना बेसिक आप समझ लिए, इसके बाद हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के जो तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य का मतलब होता है कि वह प्रदेश जो समुद्र से लगे हुए हैं, जिनके पास समुद्री जल क्षेत्र है, ऐसे प्रदेशों को हम अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले हम जल क्षेत्र, यहां पर बंगाल की खाड़ी आपने देखा, यहां हिंद महासागर और यहां है ये अरब सागर, अरब सागर। ये जो एक यहां पर जल क्षेत्र आप देखते हैं, इसको कहा जाता है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और ये जो है ये है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ये जल क्षेत्र आपने यहां पर देख लिया। यहां पर आप देखते हैं श्रीलंका को, अगर यहां पे हम ड्रा करें तो इस तरह से एक भारत का समुद्री पड़ोसी जो है यहां पे श्रीलंका के रूप में है, और श्रीलंका के और भारत के बीच में यहां पर जो एक सकरा जल क्षेत्र बन जाता है, इसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। आप एटलस जरूर अपने पास रखें और मैप को बिल्कुल देखते रहें, मिलाते रहें अपने नजरिए से। इस मन्नार की खाड़ी और इधर बंगाल की खाड़ी के बीच में आपको एक जल संधि दिखाई पड़ती है, एक जल का पतरा रास्ता दिखाई पड़ता है। इसको कहते हैं पाक जल संधि, जल डमरू, जल संधि, पाक स्ट्रेट। तो इतनी वाटर बॉडीज हैं जो भारत के चारों तरफ स्थित है, तीन तरफ से स्थित हैं। चलिए अब बात करें तटीय
जो राज्य हैं। देखिए, आपको बहुत सारी चीजें भारत के मैप पे पढ़नी है। आप पढ़ेंगे रेलवे पढ़ेंगे, आप पठार पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, आप यहां पर संसाधन, खनिज संसाधन, लोहे के क्षेत्र, परमाणु के क्षेत्र, बहुत सारी चीज, इतना सारा डेटा है और सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के हिसाब से आपसे पूछ दिया जाता है कि ये कारखाना कहाँ है, ये खनिज कहाँ है, फला वस्तु कहाँ उत्पादित की जाती है, कृषि के क्षेत्र क्या है। इतना सारा डाटा है कि आप उसे रट करके अपने दिमाग में फीड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले मैपिंग स्टार्ट किया है और मैप को इतने बारीक तरीके से, सरल तरीके से समझेंगे कि आगे जो भी मैं बताऊंगा वो बिल्कुल आपके दिमाग में एक इमेज के रूप में कैच हो जाएगा। इसका आप भरोसा रखें। बस मेरे साथ आपको करना यह है कि जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे आप व्हाइट पेपर वाले रजिस्टर पे नोट्स बनाते रहें और अपने हाथ का इस्तेमाल जरूर करें। मैं चाहूं तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन फिर स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप नहीं रहेगा, फिर कॉमर्शियल हो जाएगा। आप स्वयं से जब बनाएंगे तभी एग्जाम निकलेगा, तभी आप उसे पढ़ सकेंगे। यहां पे आप देखें, यह भारतीय प्रायद्वीप है। यहां गुजरात राज्य है, आप जानते हैं, और गुजरात से गुजरती है कर्क रेखा। इस तरह से आप कर्क रेखा को यहां पर समझ लें, यह कर्क रेखा है। कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र जो होता है वही प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली कर्क रेखा से भी थोड़ा नीचे 22 डिग्री, कर्क तो 23.5 डिग्री होता है, कर्क क्या होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, लेकिन हम यहीं से मान लेते हैं। हालांकि जो प्रायद्वीप स्टार्ट होता है वो 22 डिग्री से स्टार्ट होता है, यानी लगभग यहां से मान लीजिए थोड़ा और नीचे से 22। कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भारतीय प्रायद्वीप किस अक्षांश के नीचे का भाग होता है, तो 22 डिग्री के नीचे का जो भाग है वो समुद्र से लगा हुआ है और 23.5 डिग्री कर्क है। तो मैं वहीं तक का आज आपको मैप समझाऊंगा, उसमें तट वाले प्रदेश जो हैं उनसे जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले इस पे कुछ गौर कर लें ताकि जो मैं बताऊं उसमें आप उसी नजरिए से उसको देखने की कोशिश करें। क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं जैसे कि किस प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है, कौन सा प्रदेश पूर्वी तट पे है, पश्चिमी तट पे है, पश्चिमी तट पे स्थित प्रदेशों का उनकी तट रेखा की लंबाई के आधार पे क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, सबसे छोटी तट रेखा किसके पास है, किस प्रदेश के तट का नाम क्या है। इस तरह से बहुत प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उन सब पे डिस्कस हम करेंगे। देखिए यहां नीचे आप सबसे पहले 2 प्रदेश आप देखेंगे। एक प्रदेश आप देखेंगे जो अरब, पहले मैं यहां पे पश्चिमी तट की बात कर रहा हूं। यहां पर आप देखें कि एक प्रदेश आपको इस तरह से मिलेगा, एक प्रदेश यहां पर है, यह है केरल। ये क्या है, ये केरल है। केरल प्रदेश इस तरह से आपको ये मिलेगा जो अरब सागर के तट पर स्थित है। और यहीं से जुड़ता हुआ आप देखेंगे एक प्रदेश ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु, आज मैप आपको नीचे का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। ये केरल है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बीच से देखिए, आपको ध्यान ये रखना है कौन से प्रदेश की सीमा किस प्रदेश से टच होती है, किस प्रदेश से टच नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा आपसे जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कितने प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है और वो कौन कौन से हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दिया गया कि छत्तीसगढ़ कितने प्रदेशों से सीमा बनाता है, तो आपको 5, 6, 7, 8 विकल्प दे दिए गए। या फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो आपको मैप बिल्कुल आपके परिवार के एक सदस्य की तरह याद होना चाहिए मैप। जैसे कि चाहे जितने दिन बाद आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, आप उसे तुरंत पहचान लेते हैं क्योंकि उसका नैन नक्श आपको पता होता है। उसी तरीके से भारत का हर एक कमी, हर एक खूबी, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि केरल तमिलनाडु की बॉर्डर है कितना नहीं है, वो एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहां तमिलनाडु के लगभग मध्य से आप देखते हैं, यहां से आपको मिलेगा एक और प्रदेश इस तरह से, यह है आंध्र प्रदेश। यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर
एक नया प्रदेश इसी में से जो निकाला गया है वो आप देखते हैं इस तरह से, ये है तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना। अब देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को स्पर्श करता हुआ एक यहां आपको प्रदेश इस तरह से मिलेगा, यह है कर्नाटक। कर्नाटक। अब देखिए कर्नाटक को आपने डिफाइन कर लिया कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तीन इधर, केरल इधर, और यहां पे गोवा से स्पर्श करता है, ऊपर भी महाराष्ट्र आएगा। इस तरह से ये स्पर्श करता हुआ बनेगा। अब जो आंध्र प्रदेश है जिसका तट आप देख रहे हैं इस तरह से बहुत दूर तक फैला हुआ है तट, आंध्र प्रदेश से इधर कई प्रदेश स्पर्श करते हुए हैं। देखिए पहले आंध्र प्रदेश से यहां से एक प्रदेश स्पर्श करता है उड़ीसा। यहां पे कौन सा है? ओडिशा। ओडिशा प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसको थोड़ा सा और लंबा बनाइए, यहां तक लाइए क्योंकि इसका बहुत तट है, इधर बहुत लंबा तट है। यहां से आप देखेंगे ओडिशा जो है वो इस तरह से एक प्रदेश है और ये कर्क रेखा तक नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा ये प्रदेश कर्क रेखा तक नहीं जाना चाहिए। ये ओडिशा है, इसके ओडिशा से मिलता हुआ छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ जो है वो आंध्र प्रदेश से भी जुड़ता है और तेलंगाना से भी जुड़ता है, तो लगभग यहां ये उड़ीसा हो गया, ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ लंबा है और इस तरह से ये कर्क रेखा तक पहुंच जाना चाहिए। आपके कर्क रेखा पर छत्तीसगढ़ आ गया। देखिए ये छत्तीसगढ़ हो गया। अब छत्तीसगढ़ से इधर मध्य प्रदेश आपको बनाना है, ये हो गया छत्तीसगढ़। आप इसका नाम लिखें छत्तीसगढ़। देखिए जिन विशेषताओं को मैं बताना चाह रहा हूं वो आप ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश से तीनों प्रदेश बॉर्डर बना रहे हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ठीक है। और ओडिशा जो है वो तेलंगाना से नहीं पहुंच रहा है, सिर्फ आंध्र प्रदेश से बॉर्डर बना रहा है। छत्तीसगढ़ जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तीनों से बॉर्डर बना रहा है। एक्चुअल में जो भारतीय प्रदेश हैं उसमें आप पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक प्रदेशों से सीमा शेयर करता है और उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है वो भी 7 प्रदेशों से सीमा जो है वो शेयर करता है। उसको हम आगे चर्चा करेंगे। अब यहां पे देखिए छत्तीसगढ़ से लगा हुआ आपका है महाराष्ट्र। इस तरह से ये महाराष्ट्र आ गया, ये हो गया महाराष्ट्र। अब यहां पे महाराष्ट्र को आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, ये गोवा है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूं, इतना बड़ा है नहीं लेकिन गोवा इसमें लिख जाए इतना बड़ा मैं बना दूं। ये है गोवा, बाहर इसलिए नहीं लिख रहे हैं, यहां पे कुछ और भी लिखेंगे। तो महाराष्ट्र। अब यहां देखिए मध्य प्रदेश यहां पे आएगा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के लगभग यहां मध्य से स्टार्ट करेंगे और मध्य प्रदेश इस तरह से आएगा। मध्य प्रदेश में जो है राजस्थान का काफी हिस्सा इस तरह से है, यूपी का भी बहुत हिस्सा इस तरह से है और ऐसे मध्य प्रदेश आपका आ गया। ये कर्क रेखा है और इसके बाद ये है आपका गुजरात, और गुजरात के यहां थोड़ा सा कर्क रेखा राजस्थान की है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतने मैप को आप समझिए। देखिए यहां पे केरल, तमिलनाडु 2 हो गए। तो अब यहां पे समुद्र तट पे कितने राज्य हो गए? तो अब जो पहला आपका है भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है आप अगर यहां से देखें गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो तटीय राज्य 2 हैं। पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट पे 5 प्रदेश हैं और पूर्वी तट, पूर्वी तट पे 4 प्रदेश हैं। देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और यहां पर आप देखेंगे इस तरह से एक प्रदेश आपको मिलेगा, यह है पश्चिम बंगाल, यह है पश्चिम बंगाल। इतने प्रदेशों को आपको
पढ़ना है आज। पश्चिम बंगाल। तो 5 और 4 टोटल कितने हो गए? 9। 9 प्रदेश समुद्री तट से संपर्क रखते हैं। इसके बाद कौन से तट की सबसे ज्यादा लंबाई समुद्र तट पे है? तो सर्वाधिक तटीय सीमा, सबसे ज्यादा जो है तट किसका लंबा है, उसका एक क्रम बनाएंगे और उसी क्रम से सारे प्रश्न सॉर्ट आउट होंगे। तो नंबर 1 पे हमारा गुजरात रहेगा। देखिए गुजरात के पास इस तरह से ये जो कर्व्स हैं, इसकी वजह से गुजरात की जो तट सीमा है वो सबसे लंबी हो जाती है। तो नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 1 पे है गुजरात। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे यहां आंध्र प्रदेश, ये हो गया 1, ये 1 हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया 2। 2 नंबर पे हमारा हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका तमिलनाडु, ये हो गया 3। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। मैप में देखें आप, जो इनकी सीमा रेखाएं हैं उसके हिसाब से गुजरात नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे तमिलनाडु और 4 नंबर पे आ जाता है महाराष्ट्र। इसके बाद में महाराष्ट्र। चार नंबर पे महाराष्ट्र। 5 पे जब हम जाएंगे तो 5 नंबर पे आपका आ जाता है केरल और 6 नंबर पे है ओडिशा। ओडिशा 5 नंबर पे आप यहां केरल, 6 पे ओडिशा, 7 पे कर्नाटक और 8 पे पश्चिम बंगाल और 9 पे गोवा। 6, 7। उड़ीसा के बाद में 7 नंबर पे आपका आ गया कर्नाटक, 8 पे पश्चिम बंगाल और 9 नंबर पे है गोवा। देखिए ये सभी 9 प्रदेश आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि अब इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है। सभी को पता है गुजरात की है, सबसे छोटी किसकी है, गोवा की है। आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, सबसे छोटी गोवा की है, सबसे छोटा प्रदेश भी गोवा है। लेकिन अब आपको अरेंज करने के लिए दे देता है क्रम और उसमें पहले शुरू के छोड़ देता है। जैसे कि आपको यहां से ये सेट उठा दिया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, इनको बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए दे दिया तटीय रेखा के हिसाब से। तो इस प्रकार से हम कोई भी अरेंजमेंट आ जाए उसको हम कर लेंगे। तो सर्वाधिक तटीय सीमा के हिसाब से ये हो गया क्रम। अगर हम बात करें, यहीं पे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, कुछ थोड़ा सा बदल दिया जाए, जैसे कहा जाए कि भारत के पश्चिमी तट पे अगर सिर्फ पश्चिमी तट या अरब सागर से सीमा बनाते हुए प्रदेशों में सबसे लंबी सीमा रेखा के हिसाब से व्यवस्थित करें, तो आप पश्चिमी तट के हिसाब से देख लीजिए। ये तो हमारा पूरा ओवरऑल हो गया। अब सिर्फ अगर हम पश्चिमी तट की बात करें, पश्चिमी तट के, तो पश्चिमी तट में गुजरात तो है ही, नंबर 1 पे गुजरात रहेगा ही, गुजरात। अब नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश था तो आंध्र प्रदेश तो उधर निकल गया। नंबर 3 पे तमिलनाडु था, वो भी पूरब निकल गया। तो जो नंबर 4 पे कौन सा है, महाराष्ट्र, तो यहां पे दूसरा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगर आपको ये वाला क्रम याद है पूरा तो आप इसको भी कर लेंगे। सिर्फ पश्चिमी तट पे बात करें तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र और फिर नंबर 3 पे कर्नाटक, केरल, क्योंकि केरल उससे टॉप पे है तो नंबर 3 पे आ जाएगा केरल और नंबर 4 पे है कर्नाटक और नंबर 5 पे गोवा। अगर पश्चिमी तट की बात करेंगे तो यह क्रम हो जाएगा। वहां पे क्वेश्चन में सीधा ऐसे लिखा होगा कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रदेशों में सर्वाधिक लंबा तट किसका है या सबसे छोटा तट किसका है, तो वहां पे गोवा विकल्प डाल रखेंगे, सबसे छोटा तट। और आपको अगर याद है कि गोवा का तट सबसे छोटा है, गोवा आप टिक कर देंगे। आप पूर्वी तट वाली उसमें जो बात है वो उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा आपका।
और वहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप उसका एक नंबर जोड़ के बैठे होंगे और बाद में जब आंसर आएगा तो उसमें लिखा होगा कि पूर्वी तट की बात की जा रही थी और पूर्वी तट पे गोवा है ही नहीं। तो अगर पूर्वी तट में सबसे छोटी, तो पूर्वी तट पे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के पास सबसे कम तट है, तो यहां पे पूर्वी तट का अलग से आप बना लीजिए। हालांकि जब आप ये वाली लिस्ट याद कर लेंगे तो आपको कुछ बनाने को ये जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रदेश किस तट पे है, वो मैप आपको आना चाहिए। तो पश्चिमी तट पे ये हो गया। पूर्वी तट पे आप देखिए नंबर 1 पे तो गुजरात है, गुजरात इधर है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है। तो जब पूर्वी तट की बात की जाएगी तो नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु यहां पर दूसरे स्थान पे आ गया, तमिलनाडु। तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा, देखिए चौथे पे था महाराष्ट्र, वो इधर है, पांचवें पे केरल है, वो भी इधर है, छठे नंबर पे हमारा ओडिशा था, तो ओडिशा अब आ जाएगा यहां पे, ओडिशा। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो अगर पूर्वी तट की बात की जाए, अब यहां पे क्वेश्चन कई निकल के आ गए, मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है, गोवा। सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है, गुजरात। अब केवल एक तट की बात करें, अगर पश्चिमी तट पे पूछा जाए तो गुजरात तो है ही, पूर्वी तट पे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड नंबर पे था। अगर क्रम बनाने को दे दिया जाए, पूर्वी तट का अलग पश्चिमी तट का अलग, तो ये क्रम हो गया आपका, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जैसे अरेंज करना हो आप इसे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन किया जाए पूर्वी तट पे सबसे कम तटीय रेखा किसकी है, तो पश्चिम बंगाल की आप देख रहे हैं, पूर्वी तट पे सबसे लिस्ट में नीचे पश्चिम बंगाल होगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगर प्रदेशों की सीमाओं से संबंधित प्रश्न आएगा तो यहां पर जैसे तेलंगाना कितने प्रदेशों को स्पर्श करता है, तो देखिए महाराष्ट्र 1, कर्नाटक 2, आंध्र प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, 4 प्रदेशों को टच करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैप आपको अच्छे से याद होगा तो आप वहां पे, ये चीजें रटने से नहीं आती हैं कि ये तेलंगाना 4 प्रदेश, छत्तीसगढ़ 7 प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब मैप के माध्यम से होना चाहिए। आप रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैप कितने इजी तरीके से आप इसे ड्रा कर सकते हैं, दिमाग में फिट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सर्वाधिक तटीय सीमा। अब तटीय सीमा भारत की कितनी है, तो नोट कर लें, भारत की तटीय सीमा, जो तटीय सीमा है वो है, इसमें 2 चीजें हैं, एक मुख्य भूमि, मुख्य भूमि की है 6100 किलोमीटर, और अगर इसमें मुख्य भूमि प्लस द्वीप शामिल कर दी जाए, मुख्य भूमि प्लस द्वीप, जैसे लक्षद्वीप इधर है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनको शामिल कर दिया जाएगा तो यह हो जाएगी 75,7516.6 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की इसकी, और अगर द्वीपों को शामिल कर लिया जाएगा तो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। यह हो जाएगी तटीय सीमा। अब अगर क्वेश्चन बनता है कि अरब सागर से स्पर्श करने वाले प्रदेश, तो वही जो पश्चिमी तट पे हैं वो अरब सागर से स्पर्श करते हैं। बंगाल की खाड़ी से स्पर्श करने वाले प्रदेश जो पूर्वी तट पे हैं वो बंगाल की खाड़ी से स्पर्श करते हैं। यहां पे हिंद महासागर से स्पर्श करने वाले प्रदेश कितने हैं, हिंद महासागर, हिंद महासागर से तट जिनका पड़ता है उसमें 2 हैं, एक है आपका केरल और दूसरा है तमिलनाडु। हालांकि जो बंगाल की खाड़ी है और जो अरब सागर है वो भी हिंद महासागर का हिस्सा है, लेकिन उनको अलग नाम दिया गया है। इसलिए जब क्वेश्चन में हिंद महासागर लिखा गया होगा कि हिंद महासागर से तट बनाने वाले भारत के कितने राज्य हैं, तो वहां पर 2 राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु। देखिए हिंद महासागर सिर्फ यहीं पर है, बाकी इधर के क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, इधर अरब सागर कहा जाता है। इसलिए ये सब हिंद महासागर के नाम पर आप नहीं टिक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 प्रदेश हिंद महासागर से टच करते हैं। अब यहां पर
इन सब प्रदेशों के तटों को कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अलग अलग जो समुद्र के किनारे तट हैं उनके कुछ नाम दिए गए हैं और वो क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं अक्सर। पूर्वी तट के अलग नाम हैं और इधर पश्चिम की तरफ के अलग नाम हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां, तो जो आपका गुजरात का तट है, ये पहले यहां जो कच्छ की खाड़ी वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं कच्छ का तट। कच्छ का तट, इसको कच्छ का तट ही कहा जाता है। और जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहां से यहां तक का, इसको कहा जाता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र, या इसको नाम देते हैं काठियावाड़। काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट ये कहां है? ये गुजरात का तट। तो सीधे क्वेश्चन आपका आता है कि गुजरात के समुद्र तट को क्या कहा जाता है? तो वहां पर सौराष्ट्र तट कहा जाएगा या फिर काठियावाड़ तट। ये हो गया। अब महाराष्ट्र से लेकर के गोवा, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है कोंकण तट। इसको क्या नाम देते हैं? कोंकण तट। इसको कोंकण तट कहा जाता है। कर्नाटक के तट को, जो कर्नाटक का हिस्सा है, इसको कहा जाता है काकेनारा या कानारा तट। कानारा तट, या फिर इसको काकेनारा भी कहा जाता है। काकेनारा, दोनों नाम सही है। काकेनारा हो सकता है या फिर कानारा तट सही है। ठीक है, कानारा तट कहा जाता है। केरल का तट जो है, जो केरल का हिस्सा है, इस तट का नाम रखा गया है मालाबार तट। रखा नहीं गया, बहुत पहले से है। आप जब इतिहास में पढ़ते हैं कि जो वास्को डिगामा आया था, तो वास्को डिगामा कौन से तट पे आया था? इसी पश्चिमी तट पे आया था। तो कौन से तट पे? मालाबार तट पे आया था। जो केरल का तट है इसको कहा जाता है मालाबार तट। मालाबार तट। अब इधर आ जाइए, यहां पर जो बंगाल, पश्चिम बंगाल का तट है, पश्चिम बंगाल के तट को कहा जाता है वेंगा तट। वेंगा तट, बंगाल के नाम से ही वेंगा तट कहा जाता है। उड़ीसा का जो तट है, उड़ीसा के तट को कहा जाता है उत्कल। उत्कल तट। उत्कल तट। जो आंध्र प्रदेश का तट है, आंध्र प्रदेश का तट है, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार। यहां कभी उत्तरी सरकार नाम से एक क्षेत्र हुआ करता था जो अक्सर निजाम और यहां कर्नाटक और मैसूर के बीच विवाद का क्षेत्र बना रहता था। तो इसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, या फिर सिर्फ सरकार तट भी आपको लिखा मिल सकता है। तमिलनाडु के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जैसे कि कोरोमंडल तट भारत के किस तट पे स्थित है? पश्चिमी या पूर्वी या कौन सा, या किस प्रदेश के तट का क्या नाम है? यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां पे देखिए, जो प्रायद्वीप भारत है, यहां से जो 22 डिग्री से हमने बात की थी, इसमें कितने लैंड लॉक्ड हमारे स्टेट आए? यह क्वेश्चन आपका बनता है कि भारतीय प्रायद्वीप में स्थल अवरुद्ध प्रदेश, हेडिंग अगली रहेगी भारतीय, ये नाम की हेडिंग अलग बना के आप नोट कर लीजिएगा, तटों के नाम, और ऐसे ही मैप पे बना लीजिएगा। भारतीय प्रायद्वीप में देखिए, ये सभी टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देंगे। पेनिनसुला इंग्लिश में कहा जाता है, पेनिनसुलर। भारतीय प्रायद्वीप में स्थलावरुद्ध, स्थलावरुद्ध प्रदेश। अब यहीं पे गच्चा खा जाते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है कि आपसे कई विकल्प दिए गए, आपसे विकल्प, मान लिया क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा प्रदेश भारतीय प्रायद्वीप में स्थलावरुद्ध है, और वहां पे कहीं ऊपर का एक विकल्प दे दिया गया उत्तर प्रदेश।
तो आपने सोचा उत्तर प्रदेश भी तो स्थलारुद्ध है। स्थलारुद्ध का मतलब यह होता है, देखिए कोई प्रदेश इस तरह से होगा, उसके चारों तरफ दूसरे प्रदेश हैं, प्रदेश हो या देश हो, वो किसी भी तरीके से समुद्र से संपर्क नहीं रख पा रहा है सीधे, तो वो हो गया स्थल से अवरुद्ध, यानी चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है, तो उसको कहते हैं स्थलारुद्ध प्रदेश। अगर वो देश है तो स्थलारुद्ध देश। इंग्लिश में इसे कहते हैं लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड, जमीन से घिरा हुआ, तालाबंद। तो वो देश हो सकता है, प्रदेश हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है तटीय। तटीय तो हमने चर्चा की है, कितने 9 प्रदेश जो हैं वो तटीय हैं, जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। अब यहां पर देखिए तेलंगाना को, तेलंगाना किसी भी तरीके से समुद्र से नहीं लगा हुआ है, इसके पास समुद्र तट है ही नहीं, तो ये क्या हुआ? ये लैंड लॉक्ड स्टेट हुआ, स्थलारुद्ध स्टेट। अब यहीं पे आप छत्तीसगढ़ को देखिए, छत्तीसगढ़ जो है वो भी समुद्र तट से नहीं लगा हुआ है, तो ये भी लैंड लॉक्ड हुआ। अब आ जाइए यहां पे, ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश भी जो है वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। और भी लैंड लॉक्ड स्टेट हैं भारत में, लेकिन यहां पे सिर्फ प्रायद्वीप की बात की जा रही है। इस शब्द पे गौर करिएगा, यही क्वेश्चन आपको फंसा देता है। वहां पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत में लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो सिर्फ यहां पे आप देख रहे हैं 3, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 3 है। मध्य प्रदेश यहां प्रायद्वीप में इसका हिस्सा है, तो यहां पे लैंड लॉक्ड कौन कौन से हो गए? यहां पे एक हो गया तेलंगाना, दूसरा कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़, और तीसरा हो गया मध्य प्रदेश। यहां पे आपका एक झारखंड भी है, यहां पे आपका झारखंड है। झारखंड का कुछ हिस्सा जो है प्रायद्वीप में आता है, तो इसको भी यहां पर हम नोट करेंगे। यहां आ गया चौथा, क्या हो गया? झारखंड। 4 जो है आपके आ गए, क्योंकि झारखंड कर्क रेखा से नीचे जितना भी पड़ रहा है वो सब प्रायद्वीप में हम काउंट कर लेंगे, उसका कुछ हिस्सा जो है आपका आ रहा है। अब यहां गुजरात जैसे है, इसको नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि यहां पे राजस्थान को भी नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है। हमने बताया था आपको प्रायद्वीप 22 डिग्री से स्टार्ट होता है। प्रायद्वीप कहां से स्टार्ट होता है? 22 डिग्री से। तो झारखंड तो आ जाएगा, लेकिन राजस्थान नहीं आएगा। तो ये जो है आपके लैंड लॉक्ड हो गए स्थलारुद्ध प्रदेश। इसमें छत्तीसगढ़ जो है वो सर्वाधिक प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के बाद में। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है वो 7 प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। देखिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश 3 ये हो गए, उड़ीसा 4, ये मध्य प्रदेश 5 हो गया, झारखंड 6, और उत्तर प्रदेश इसके ऊपर यहां उत्तर प्रदेश पड़ेगा जाकर के। तो 7 प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है छत्तीसगढ़। आप यहां नोट भी कर सकते हैं, एक पॉइंट बना के लिख लीजिए कि यूपी के बाद छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। कितने? 7। ये यहां की बात हुई। जब हम उधर पूर्वोत्तर का पढ़ेंगे तो एक पॉइंट यहां पर एक और नोट कर लेंगे, असम। जब हम पूर्वोत्तर भारत की चर्चा करेंगे तब वहां देखेंगे असम भी 7 प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है, प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। तो यूपी नंबर 1 पे है, यूपी सर्वाधिक प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ और असम, 2 ऐसे स्टेट हैं जो 7 प्रदेशों के साथ सीमा बनाते हैं। कमेंट करके हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश कितने प्रदेशों के साथ
और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा शेयर करता है। यूपी नंबर 1 पे है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ 7 और असम 7 प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये भारत के तटीय राज्य हैं। अब भारत की जो तटीय सीमा है इसकी हम बात करेंगे। इसको आप नोट कर लिए। भारत की समुद्री सीमा, जैसा कि हमारा टॉपिक था तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा, तो समुद्री सीमा भारत की कहां तक है उस पर चर्चा करेंगे। भारत की समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं। 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं। पहली होती है एक प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा। दूसरी होती है संलग्न क्षेत्र, और तीसरी होती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। देखिए, टेरिटोरियल बाउंड्री जो होती है, ये अब समुद्र सीमा की बात की जा रही है कि समुद्र में, देखिए कोई देश अगर समुद्र से लगा हुआ है तो कहां तक उसका कब्जा है समुद्र पे। जैसे भारत कहां तक खत्म हो जाता है, भारत जैसे कि मान लिया ये लाइन है, तो क्या भारत यहीं तक है कि समुद्र में इसका कहीं तक हक है? कहां तक भारत माना जाएगा जिसके बाद में अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा? तो ये 3 प्रकार के क्षेत्र बताए गए हैं और ये अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार हैं। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय कानून, समुद्री कानून, समुद्री कानून। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के हिसाब से एक नियम बनाया गया है कि कोई भी देश कहां तक समुद्र तट यूज करेगा, कहां तक उसका कब्जा माना जाएगा। तो उसमें 3 चीजें कही गई हैं। पहली और दूसरी ये हो गई संलग्न क्षेत्र, और तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। टेरिटोरियल सी, संलग्न क्षेत्र मतलब कॉन्टिगुअस एरिया, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, इसको EEZ कहा जाता है। 3 प्रकार के हैं। तो जो प्रादेशिक सीमा होता है वो 12 समुद्री मील तक होता है। जहां से आपकी जो सीमा खत्म हो रही है, यहां से 12 समुद्री मील तक, कितना? 12 नॉटिकल माइल तक। यह कहां तक होता है? स्थल से, स्थल सीमा से 12 समुद्री मील, समुद्री मील, नॉटिकल माइल, नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील तक जो है प्रादेशिक सीमा होती है। जिस प्रदेश के सामने जितना समुद्र का क्षेत्र है वहां तक उसकी प्रादेशिक सीमा है 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील। अब समुद्री मील क्या होता है? समुद्री मील को समझ लें आप, जो 1 मील होता है, 1 मील, 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर, और जो 1 नॉटिकल मील होता है यानी समुद्री मील, नॉटिकल मील, समुद्र में जो नापा जाता है वो मील बड़ा होता है। 1 नॉटिकल मील जो होता है 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 नॉटिकल मील का मतलब है 1.8 किलोमीटर। तो यहां कितने समुद्री मील मिलेंगे? 12 समुद्री मील, यानी 12 को 1.8 से गुणा कर दीजिए। इतने किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वहां पर सभी प्रादेशिक कानून, सभी प्रादेशिक कानून काम करेंगे। वहां पे जो है भारत के सभी प्रादेशिक और देशी कानून काम करेंगे, और संसाधनों का दोहन करेंगे आप, संसाधनों का दोहन, यानी जितना भी वहां पे गैस, तेल, पेट्रोलियम, मछली,
जो भी समुद्री संसाधन आपको वहां मिलते हैं उस सब पे किसका अधिकार होगा? उस सब पे उस प्रदेश का अधिकार होगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश के सामने 12 नॉटिकल माइल तक का जितना समुद्र है उस पे आंध्र प्रदेश के नियम कानून काम करेंगे और आंध्र प्रदेश का अधिकार है कि वहां पर संसाधनों का दोहन वो करें। उसके बाद में संलग्न क्षेत्र आता है, तो यह होता है प्रादेशिक सीमा के आगे। ये क्या है? प्रादेशिक सीमा। जो ये है प्रादेशिक सीमा जो कितनी थी? 12 नॉटिकल माइल थी, के आगे, यानी इसके आगे 24 समुद्री मील, 24 नॉटिकल मील तक ये जो है ये कानूनी सीमा है। यहां तक आपके देश का कानूनी सीमा माना जाता है। यहां तक आपके कानून काम करेंगे, यानी आप सीमा शुल्क ले सकते हैं। कोई भी देश का अगर जहाज आता है, जहाज निकल रहा है, तो उसके लिए आप सीमा शुल्क ले सकते हैं। यहां पर्यावरण की जिम्मेदारी आपकी होगी। पर्यावरण, सुरक्षा, जितनी भी चीजें हैं यहां तक आपके देश के कानून काम करेंगे। अब इसके बाद आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह क्या होता है? ये अब संलग्न क्षेत्र के आगे शुरू होगा। इसमें क्या लिखेंगे? संलग्न क्षेत्र के आगे। कहां तक? आगे 200 समुद्री मील तक, समुद्री मील तक यह क्या होगा? आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। इसके बाद तो यहां पर क्या कर सकते हैं? यहां पे समुद्री संसाधन, जितने भी संसाधन है, चाहे बिजली बनाना हो, चाहे खनिज हो, समुद्री संसाधनों का आप दोहन कर सकते हैं, प्लस आप अनुसंधान कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह, अनुसंधान इत्यादि। ये चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। लेकिन आपका कोई भी देश का कानून वहां पे नहीं काम करेगा कि यहां पे आपका जहाज निकल रहा है तो आप इतना पैसा दीजिए। लेकिन यहां आपके समुद्र तट के निकट आकर के कोई जहाज जाता है, जैसे कि यहां पे हम पाक जलसंध से होकर के कोई जा रहा है या फिर इधर, तो आप उससे सीमा शुल्क वगैरह या जो भी आपके देश के समुद्री कानून हो उनका पालन आप उससे करवा सकते हैं। इस क्षेत्र में सभी का अधिकार है, आप भी जा सकते हैं और अन्य लोग भी आ सकते हैं। कुछ नियम शर्तें इसमें भी हैं। तो इस प्रकार से आप भारत या अन्य, इस प्रकार से आप देखते होंगे चीन वगैरह का जो है पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, इन सब जगहों पर आप देखते होंगे कि पड़ोसी देशों के द्वारा जापान, फिलीपींस, ताइवान, इनके साथ बहुत विवाद चलता रहता है। वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ भारत के पास में तो श्रीलंका के अलावा इधर कोई है नहीं। तो ये 12 किलोमीटर के अगर 16, 17, 18 तक भी चले गए तो कोई पूछने वाला नहीं है। इधर हिंद महासागर में कोई भी वहां पे हस्तक्षेप करने वाला ज्यादा नहीं है। हालांकि मालदीव वगैरह हैं, लेकिन ज्यादा यहाँ पे खुला क्षेत्र है। लेकिन चीन वगैरह के पास क्या है, वो थोड़ा सा बढ़े, 12 नॉटिकल माइल ही बढ़ने लगे तब तक दूसरे का आ गया। तो अगर 12 नॉटिकल माइल जगह है ही नहीं तो फिर दोनों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, दोनों को बीच की सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। यहाँ तो जगह है इसलिए कह दिया गया कि आप 12 नॉटिकल माइल तक आ जाइए। लेकिन मान लेते कि यहाँ पे कोई दूसरा देश होता, 12 नॉटिकल माइल जगह होती ही ना, तब तो भारत और इसके बीच में कहीं एक बाउंड्री बनानी पड़ती है आपसी समझ से कि यहाँ तक हमारा क्षेत्र है, यहाँ से आगे आपका क्षेत्र है। तो कुछ इसी प्रकार का मामला वहाँ पर रहता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हुए भी वहां पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। चीन सोचता है कि दक्षिण चीन सागर या पूर्वी चीन सागर जो है, हम बहुत बड़े देश हैं, हमारे पास बहुत जनसंख्या है, हमको आवश्यकता ज़्यादा है, तो इसलिए वो चाहता है कि ये पूरा समुद्र पे हमारा शासन प्रशासन होना चाहिए। जबकि यानी छोटे छोटे द्वीपीय देश जो हैं वो सोचते हैं कि हमें भी इस पर पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो इसलिए वहाँ विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो इस प्रकार से भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमाओं के विषय में आपने जाना समझा। और ये जो मैप आप समझ रहे हैं इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आगे हम पर्वत, पठार, नदियां, द्वीप वगैरह सब पढ़ेंगे तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।